इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी और इदारों पे हमला अवर होना क्या होता है। हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आप मैदान में होंगे नहीं तो जीतने तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जो है इलेक्शन कमीशन के उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। हालांकि हुकूमत को अगर न्यूट्रलिटी के हवाले से कोई अगर सॉलिड चीज़ उनके पास मौजूद है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी उनके खिलाफ भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गवर्नमेंट कहती है ये हमारी पॉलिटिकल डिमांड है, हम ऐसा नहीं करेंगे, रेफरेंस नहीं भेजेंगे, लेकिन इस्तीफ़ा उन्हें देना चाहिए। तो क्या ये जो डिमांड है गवर्नमेंट की ये जायज़ है और इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन जानिबदार नज़र आ रहा है? और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे PDM के हवाले से कि PDM ने इस्तीफ़ों का जो मामला है उस पर इत्तफाक राय तो PDM की तमाम जमातों के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी टाइमिंग पर जो है वो इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। एक तरफ पीपल्स पार्टी की ये राय है कि हमें तमाम ऑप्शंस देखने चाहिए, इस्तीफ़ों का मामला सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस चेंज के हवाले से भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून इस बात पर बज़िद हैं कि अब वक्त आ गया है, चूँकि 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, तो इसलिए अब इस्तीफ़े फौरी तौर पर दे दिए जाएं। अगर इस्तीफ़े नहीं देते तो लॉन्ग मार्च भी इतना मुअस्सर साबित नहीं हो सकेगा। क्या पीपल्स पार्टी को नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फौरी तौर पर या लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े देने पर राज़ी कर पाएंगी? और नाज़रीन इसके साथ साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से कि उन पर आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में उन पर स्याही फेंकी गई, उन पर अंडे फेंके गए, और ज़ाहिर है जो मुबैना पर सामने जो इल्ज़ाम आ रहा है वो नून लीग के कारकुनान पर यह इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ये काम किया है। अगर ऐसा किया है तो ये जो सियासी लड़ाई इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं मुल्क के अंदर जो इस वक्त जारी है, ये कल को किस हद तक जा सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें राना तनवीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं, और हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा आपको बताते हैं नाजरीन कि हुकूमत क्या वजह बता रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अरकान से इस्तीफ़ा देने की। ज़रा ये वजह पहले सुनने शफकत महमूद साहब ने जो बयान की। सूरत हाल क्या हुई सेनेट इलेक्शन के बाद? कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल, इलेक्शन कमीशन को मसीयत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए, इससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसपे एतमाद हो। साहब वो कह रहे जिस पे एतमाद हो सबको, और वो ये भी कह रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतराज़ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पीपल्स पार्टी तो मुतमईन है ना मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कि ये ठीक काम कर रहा है और किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं है। सर इलेक्शन कमीशन के माजी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। ये कहना कि जी हम बिल्कुल मुतमईन है, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह इनके यहाँ भी बेशुमार स्पेस है इनको अपने आप को इम्प्रूव करने की और अपनी स्पेस लेने की। आइन और कानून उनको जो इख्तियारात देता है उन इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक फेयर इलेक्शन का माहौल खड़ा करना, उसमें एक रोल इलेक्शन कमीशन का है, हतमी रोल उनका नहीं है, हतमी रोल पूरी सोसाइटी का है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने इस वक्त शुरू किया है इसके दो पहलू देखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट इतनी फ्रस्ट्रेशन में क्यों है। क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालना चाहती है या इलेक्शन कमीशन को वाकई फारग करना चाहती है? क्योंकि अगर फारग करना चाहती है और उनके पास सॉलिड रीजन है तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनको उनके इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव कर देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, नाराजगी किस बात पे है? जो पहले फैसले होते रहे वो ठीक थे, अब डस्का के इलेक्शन का फैसला आया है या सेनेट के इलेक्शन का? सेनेट की भी सिर्फ इस्लामाबाद की सीट का, और कोई सीट नहीं है, और कोई सेनेट के ऊपर कोई एतराज नहीं है उनको। खुद उन्होंने 70 करोड़ की टिकटें बेची, उनके सूबाई सदर कह रहे हैं, उन्होंने 35 करोड़ की टिकटें बेची, उनके सिंध के सूबाई सदर कह रहे हैं, उन्होंने अरबपतियों को टिकट दिए, सब कोई एतराज नहीं। लेकिन उनको एतराज है कि डस्का का इलेक्शन उन्होंने सारा रीपोल करा दिया और
उन्होंने गिलानी साहब के बेटे की जो मुबैना फुटेज दी गई है उसके ऊपर गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया। तो ये सवाल उठता है कि क्या वजीर आजम साहब का या काबीना का कोई हुक्म मानना है इलेक्शन कमीशन ने, या उन्होंने ऑटोनोमसली काम करना है। ऐसा ही है। और उनके ऊपर जो दोनों एतराज है, नंबर 1 डस्का का इलेक्शन, उसमें अगर रिटर्निंग अफसर जो जुडिशरी से है वो अपने सारे सबूत दे देते हैं, रिटर्निंग अफसर जो है वो अपनी रिपोर्ट देता है, एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती है, बाकी जो सरकारी मुलाजिम है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, मीडिया रिपोर्ट देता है, मुतल्लिका फरीक जो है मुस्लिम लीग वो अपना पूरी रिपोर्ट देती है, और उसकी बुनियाद पे 22 जो पोलिंग स्टेशन है उनके जो प्रिजाइडिंग कायरा साहब, फिर अपोजिशन इलेक्शन कमिशन के साथ खड़ी होगी इस लड़ाई के अंदर, चूंकि एक कन्फ्रंटेशन तो आज शुरू हो चुकी है, महाजराई तो शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बड़ा ओपनली उसको आज इनिशिएट कर दिया है। इस सवाल का 1 मिनट आप मुझे और दें ताकि मैं इसको जवाब प्रॉपर कर दूं। सो मेरा ख्याल ये है कि वो इलेक्शन तो उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया, और मगर पीटीआई समझती है कि हम वहां मेजोरिटी में है और बड़े पॉपुलर है, तो उनको इलेक्शन कमीशन का ये फैसला मान लेना चाहिए, कोई बहुत अचंभे वाला फैसला नहीं। दूसरा जो है गिलानी साहब वाला इशू, गिलानी साहब के इशू पे तो उन्होंने नोटिस दे दिए, यानी 2 काम हुए ना। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई चली गई है सुप्रीम कोर्ट में डस्का केस में, और गिलानी साहब के केस में उन्होंने गिलानी साहब को और उनके बेटे हैदर को नोटिस सर्व कर दिए हैं ताकि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। अब क्या इलेक्शन कमीशन वजीर आजम साहब के कहने के मुताबिक उनको हुक्म मानते हुए डिस्क्वालिफिकेशन कर देता? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मुमकिन है? और जो साहब आपके सामने ये जो भी बातें कर रहे थे, इनसे सिर्फ ये सवाल कर दीजिए कि जिस इलेक्शन के ऊपर सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया थू थू कर रही है, वो ये है कि गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना 49 वोट लेके, वो अपने 7 वोट जिस भोंडे तरीके से छीने। अच्छा, तो कायरा साहब, यानी कि जो आपकी बात का एसेंस है, आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं जो आइडिया गवर्नमेंट की तरफ से आज जो मुतालबा आया कि मुस्तफी होना चाहिए, आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुस्तफी, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को मसला ये है कि गवर्नमेंट का इस वक्त पीटीआई का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, वो बिल्कुल मैच्योर हुआ पड़ा है, उसके ऊपर आप उसकी प्रोसीडिंग्स है, फैसल वार्डा का मामला भी है इलेक्शन कमीशन के अंदर, बढ़ाया जा रहा है, और गिलानी साहब वाले केस की भी अगले हफ्ते समाअत होनी है। बिल्कुल, उनको उनके ऊपर दबाव बढ़ाना है ना, उनको मुतनाज़िया बनाना है, ठीक है, ताकि उन्हें कहा जा सके जी आप हमारा केस ना सुने। लेकिन कायरा साहब, एक मामला और भी है, कायरा साहब एक मामला यहाँ पे और भी है। ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम प्रपोज भी इमरान खान साहब ने खुद किया था। ये अखबार की क्लिपिंग में अपने नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि इमरान खान साहब का इंतखाब थे जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, खान साहब ने उनका नाम दिया था। ये सामने आपके चल भी रही है क्लिपिंग भी अखबार की। और इसके साथ साथ फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब लग गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो अभी जनवरी के महीने में, ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको जनवरी के महीने में लेके जा रहा हूँ, जनवरी 2021 में, कि जब इमरान खान साहब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेतहाशा तारीफें कर रहे थे। ज़रा वो तारीफें भी सुन लें आप। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मायूतर खान साहब, अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि ये माजी की हुकूमतों में लगाया हुआ हमें इलेक्शन कमीशन मिला है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान का तकर्रर खुद खान साहब ने किया है। पहले तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता, वो 4 अरकान की बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल 4 मेंबरान भी होते। दूसरा, देखिए, हमें ये गिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रूल कर दिया था कि सीक्रेसी सैक्रोसेंट नहीं है, और उन्होंने ये इजाजत दे दी थी, और 2 दिन थे, और ये जनरल इलेक्शन नहीं था जिसमें 8 करोड़ वोट पड़ने थे। इसमें 1500 मेंबरान का इलेक्टरल कॉलेज था, और 1500 बैलेट पेपर्स को बआसानी आइडेंटिफाइबल बनाया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये
हाई टेक्नोलॉजी यूज करने की और सीक्रेसी को सैक्रोसेंट नहीं कहा था। सो हमारा पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एडमिट किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम अब नहीं कर सकते, हम 3 साल बाद करेंगे अगले सेनेट के इलेक्शन। इतराज नंबर 1 हमारा ये है। इतराज नंबर 2 हमारा ये है, इधर राना तनवीर बैठे हैं, कारा साहब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, हम 3 फील्ड के पॉलिटिशियंस हैं, हमने बहुत से इलेक्शन लड़े हैं नेशनल असेंबली के, और हमें मालूम है चाहे वो बाय इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, हम यही भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि यार वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अपोनेंट का साथ दे रही है, फला पोलिंग स्टेशन पे हंगामा हो गया, पोलिंग रुक गई है, डिले हो गई हैं। ये साद रफीक साहब का 2013 में हामिद खान साहब ने उन पे केस किया था, बिल्कुल यही चार्ज था कि डब्बे रात को गायब हो गए, उनकी गाड़ियों में डब्बे नजर आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको उस इलेक्शन को 3 साल बाद नल एंड वॉइड किया। हुमायूं साहब, आपके ग्रीवेंसेस अपनी जगह पे बिल्कुल चले, ठीक है, उनको ठीक मान लेते हैं, आपके जो ग्रीवेंसेस उन्हें बिल्कुल ठीक मान लेते हैं, चले, लेकिन ये तरीकेकार जो है कि मुस्ताफी होने वाली जो बात डिमांड करना नहीं दे रहे कि मैं अपना सवाल फ्रेम करूं। जी, यू लेट मी फ्रेम माय क्वेश्चन। ओके, माय क्वेश्चन इज कि डस्का में जो हुआ बुरा हुआ, जान भी जाया हुई, लेकिन वो ये रिक्वायर नहीं करता था कि आप पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड कर दें। और ये कहना कारा साहब इतना आसान नहीं होता कि जी 18 को फिर इलेक्शन है। इलेक्शन एक दिन के माहौल पे हो रहा होता है, आज वो सारा माहौल चेंज हो गया है। ओके, वो इलेक्शन की दिन जब फर्क हो जाए तो पूरा इलेक्शन जो है वो बदल जाया करता है। ये हमारी 2 बड़ी वजूहात हैं। जहां तक आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन था ही। ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये तरीकेकार की हम बात कर रहे हैं, जो आपने बात की, जो मायूस साहब आपने बात की, मैं कह रहा हूं क्योंकि अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं, जो उनसे मेरी बात चल रही थी कि एक चीज तो यह है कि जो आप बात कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब वाले मामले की, कि सिक्रेसी आप कह रहे हैं कि वो नहीं, उन्होंने की ताहयात वाला मामला नहीं कर सका, आइडेंटिफाइबल बैलेट नहीं बना सके, तो वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, नहीं मानी तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि आपने हिदायत दी, नहीं मानी। ये सीधा कह देना भाई कि आप जो है ना ये मुस्ताफी हो जाए, ये थोड़ा इस तरीकेकार ठीक नहीं है। कार साहब आपको है नहीं, गुजारिश ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कतन ऐसा नहीं है जिसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो सीक्रेसी और सेक्रेसी नहीं होगी। सीक्रेसी मींस कि वो वोट आइडेंटिफाई ना हो किसका है। अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो सीक्रेसी कौन सी? वो जिस रंग में कहा गया है, जिस फैसले का जिक्र किया गया है, उसका कतन ताल्लुक इससे नहीं है। अगर मेरा वोट आज चंद बंदों के सामने या 4 साल बाद भी वो आइडेंटिफाई हो सकता हो तो सीक्रेसी खत्म हो जाती है। और अगर उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड नहीं है, हुकूमत वक्त ने उसके लिए लेजिस्लेशन करनी है। आपके इस वक्त कानून में वो लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप पहले लेजिस्लेशन करके उसको दें, वो आपको काम करके दे देगा। राना तनवीर साहब, मैं इस वक्त नहीं कर सकता बिकॉज ना इसका कानून मौजूद है और अपने तौर पे वो फैसला तो नहीं कर सकते। ऐसा ही है। राना तनवीर साहब, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो जरा फरमाइएगा कि जब आपके दौरे हुकूमत में किसी किस्म का बयान आता था गवर्नमेंट की तरफ से किसी इदारे के हवाले से, तो फौरन से इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा हूं, मजाल कोई इसके बारे में बात करके देखे। आज आप अपोजिशन में हैं और हुकूमत आज कह रही है इलेक्शन कमीशन से कि आप मुस्ताफ़ी हों, तो आप भी खड़े होंगे इन इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर कि किसी किस्म का दबाव इन पर ना आए? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इमरान खान साहब का ये एक नैरेटिव है कि पिछला इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इन्होंने लगाया था, क्यों नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लगते रहे हैं जिस तरह ये लगे हैं। उन्होंने कहा इसमें हमारा इनपुट है। आपने सुना ना उनकी जो आपने सुनाई है ना तकरीर, बिल्कुल ये लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं थे उस वक्त। माफ करें, इनको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन या इनको चीजें पढ़ाएं। ये इमरान खान साहब को एबीसी का नहीं पता। उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने मिलके वो अपॉइंट किए, और आपको पता है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे। जब मेरा ख्याल नैब का चेयरमैन भी लगा, वो भी उन्हीं का प्रेरोगेटिव था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये आए तो मेरा ख्याल है कोई पता नहीं किसने कोई होना था, वो कुछ 6 महीने डिले हुई, आपस में हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे। ऐसा ही है। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई
तो फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त इनको बुरा लगता था, उसी के तहत गवर्नमेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर किया। और ये बात दुरुस्त है, हमने कोई एक्सचेंज किए 3 या 4 या 5 नाम, ये उनकी तरफ से आते थे, हम ना करते थे, हम 3 देते थे, वो ना करते थे। लेकिन फाइनली ये नाम उन्होंने प्रपोज किया, ये सिंगल नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वो फॉर्मेलिटी तो बाद में हुई ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है। पहले एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसमें मैं भी था और इनकी टीम जो जिस वक्त भी है, परवेज खटक साहब थे, असद उमर था, ये सारे जो लोग सीनियर शामूल पर जितने भी थे, ये 4-5 होते हैं, वहां पे समर उन्होंने ये नाम प्रपोज किया और हमने उस पे, मैं और ख्वाजा आसू थे, उनसे एग्री किया। और फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने की और हमने उसका जवाब दिया कि जी ठीक है, हमें मंजूर है। फिर पार्लियामानी कमेटी ने इनको पास किया। लेकिन जहां तक खड़े होने का तल्लक है, मैं समझता हूं कि जितने भी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो रोल अदा नहीं किया जिसका कारा साहब कह रहे हैं कि उनको अपनी अख्तियारात के मुताबिक अपनी स्पेस लेनी चाहिए। बिल्कुल, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैंने यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर एक्टिव हो, डायनेमिक हो और उनके पास इतनी पावर्स हैं जो दुनिया में है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकते हैं। जो इन्होंने हमारे 2018 में की कि पटवारी तक इन्होंने नीचे सारे बंदे बदल दिए कि जी ये नून की गवर्नमेंट रही है और गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि वाकई में ऐसा ही है। वो शफकत महमूद साहब भी तो यही कह रहे हैं, बाकी जमातें भी इतनी मुतमईन नहीं है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुतमईन क्यों नहीं, आपने मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो समर आपकी वही जी आप बात करें राना साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले जो इलेक्शन थे, मैं पिछले इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में, बिल्कुल, पटवारी तक ऊपर तक चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक DC, AC, SHO सारे बदल गए। अब जो हुआ है, मैं समझता हूँ, मैं फुली खड़ा ही नहीं हूँ उनके साथ। मैं ऑनेस्ट टू गॉड कहता हूँ कि ये पहला इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं तो आर्गू करता हूँ कि जजेस का एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट होता है। जजेस लगते रहे, पहला ब्यूरोक्रेट आया है, उसको बहुत सारी चीजों का पता होता है और उसमें मेटल होता है खड़े होने का। उसने अपनी पावर इस्तेमाल की है इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम, और उन्होंने दिखाया है। बाकी रही दस्के की, मैं बात जवाब दे रहा हूँ, वहां पे कौन सा काम नहीं हुआ। मेरे हमसाए हैं वो, ये जो हल्का है ना NA 75, ये मेरे हल्के के साथ है। बिल्कुल वहां पे आके मिलता है किला कॉलर वाला वगैरह वगैरह। तो वहां जो हुआ है वो मैं जानता हूँ क्या क्या हुआ है। लेकिन आगे जो आपने बात की सेनेट की, मैं या सेनेट के इलेक्शन की, नेशनल असेंबली की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी सीक्रेसी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्या कमेंट कर सकता हूं? वो तो है राना साहब, मेरी बात सुन ले, बड़ी आप तो काले पड़ जाते हैं ना, मुसीबत ये है आप बात नहीं करते। राना साहब मामला ये, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो डिमांड आई है मुस्ताफी होने की, ये मजाक बता दें आपको मकसद क्या लग रहा है इसका मकसद बता दें क्या लग रहा है आपको। मेरी बात सुन लें, ये डिमांड मजाक खेज है, क्योंकि इमरान खान साहब कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने उनको हमारे साथ मिलकर लगाया है और उन्हीं की बात हमने सिंपल। और अब वो कहते हैं कि इसको रिजाइन करना चाहिए। मैं समझता हूँ दिस इज रेडिकुलस। इसका मतलब है इनको साकिब निसार चाहिए, इनको कोई और इस तरह के बंदे चाहिए, फिर ये बिल्कुल खुश है। अगर इनको कोई इस किस्म का फैसला आ जाए, एक फैसला है कायरा साहब ने फिर ठीक है कि सारे सेनेट के इलेक्शन कबूल, सिर्फ एक नेशनल असेंबली का जो हफीज शेख का है वो कबूल नहीं। एक बात आज और भी की है, हैरान हूँ कि ये करते क्या है। या तो कहें जी नहीं राना साहब, इनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इनको फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन से अपनी मौत नजर आ रही है, ये उस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। तो लेकिन मुझे ये बात दुरुस्त है, आने वाले दिन इनकी जो जितनी कुताहियां गलतियां हैं वो सामने आएंगी। इनको मनमानी नहीं होगी इनकी, कि जिस तरह ये कहते हैं कि जी हम जो चले तो बस आगे कोई चीज रुके ना इलेक्शन कमीशन रुके, ना सुप्रीम कोर्ट हमें रोके, ना हाई कोर्ट। ठीक है, नैब उनके हाथ में है ही है। ठीक है, और ये चीजें बड़ी खौफनाक किस्म की हैं। एक कहते हैं कि इदारों की बहाली हम चाहते हैं, एक इदारों की तौकीर कर रहे हैं। हमें रोज कहते हैं कि ये इदारों से लड़ाई करते हैं, खुद एक सबसे अहम इदारा उस पे आज कराता है जो उस पे आज मरीम नवाज साहब ने और शायद हकान अब्बासी साहब ने बात की। मैं चाहता हूँ जरा वो हुमायूं साहब को सुना दूं, फिर उनकी तरफ में आता हूँ। जरा वो एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक पैटर्न की बात कर रहे हैं, जरा वो सुना देते हैं आपको, सुने। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। और कल आप देखेंगे कि यही वजीर टोले बनकर जो लोग इनको लाए थे
उन पर हमलावर होंगे। मायूतर खान साहब, अब तो अपोजिशन को मौका मिल गया आपके खिलाफ बात करने का कि आप इदारों पे हमलावर हो गए हैं। ये हमलावर होने की बात हो रही है और जो आईनी आपकी स्टैंडिंग, आपकी पोजीशन और जो इख्तियार है वो ये था कि अगर आपको कोई चीज़ नजर आई है कि कहीं पे इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, आप वो चीज़ें ले जाएं, एक रेफरेंस दायर कर देते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान के खिलाफ। पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, ये किसने लगाए थे? PMLN के नॉमिनी और पीपल पार्टी इन पे एग्री की थी और पिछले 2.5 साल से इनका जो अशर किया है नैब का और चेयरमैन का अपोजिशन ने, वो आपके सामने है। बिल्कुल। सो आई रेस्ट माय केस, इदारों को तनकीद करना या अटैक करना। दूसरा देखिए, हम इस पे अपना एतराज रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कहा कि हमें एतराज है। हम समझते हैं कि ये जो फैसला डस्का में हुआ, ये मुनासिब फैसला नहीं था, ये एक्सट्रीम का फैसला है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से डायरेक्शन लेके और इस इलेक्शन में भी शफाफियत पैदा करनी चाहिए। देखिए इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा आपके सामने है। सारे के सारे जो माहौल है उसमें ये PDM ने भी सफर किया, अपोजिशन ने भी, हमने भी सफर किया, सब ने सफर किया। और हमारे जो एक मुहिम थी महीनों से, जिसपे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में PMLN और पीपल पार्टी एग्री करते थे कि शफाफियत पैदा की जाए, वो नहीं आ सकी। हमें खुशी है कि कम से कम KPK में या बलोचिस्तान में या सिंध में और पंजाब में शफाफियत हमारी एक मुहिम की वजह से आ सकी, लेकिन हर पार्टी ने अल्टीमेटली सफर किया। हम एतराज रजिस्टर करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इनके फैसलों से हम मुतफिक नहीं है। तो नहीं, अब सीधे सीधा आपसे का मुतालबा आ गया मायूर साहब, ये एतराज नहीं है। दूसरा मरियम साहिबा का जो व्यू है, मरियम नवाज का जो व्यू है, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। ये कहना पाकिस्तान की फौज जो कि एक सेंसिटिव इदारा है जिसका सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, बाय नेम जब आप फौज और ISI को अटैक करते हैं तो आप इस मुल्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा दे रहे हैं। इसमें बड़ा फर्क है। और जब सितम ज़रीफी तो ये है कि इन्हीं ठीक है इदारों के बने हुए हैं आप, 1981 में जानता कोई नहीं था, और इन्हीं मार्शल लॉ के दौरों के बहरहाल सर वो बात फिर किसी और तरफ जा रही है, लेकिन इदारे तो सब जो है सुप्रीम है, सबका एहतराम करना चाहिए। जी कायरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, गुजारिश ये है, हमारे साहब कह रहे हैं कि 81 में इन्हीं इदारों ने पैदा किया था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनका सियासत में अमल दखल कोई नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैदा किया था मार्शल लॉ। तो क्या जनरल जियाउल हक के दौर में क्या हुआ था? हमीद गुल साहब क्या कहते रहे? उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या होता रहा? कब इदारा मुलव्वस नहीं रहा? हम तो यही चाहते हैं ना कि इदारे मुलव्वस ना हो। उनका अपनी तौकीर और इज्जत के लिए भी, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, उनके वकार के लिए भी जरूरी है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट के लिए भी ये जरूरी है। दुनिया सारी का तजर्बा भी यही है, हम भी यही चाह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त सारा अमल है, इसका सिर्फ एक मकसद है, और वो फॉरेन फंडिंग केस में आप उनके ऊपर दबाव बढ़ा के उनको चाहते हैं कि मार्शल लॉ होना अकेला बात है। जी मायूर साहब, आपका बाकी एतराज ठीक है, लेकिन रेफरेंस में ना जाने वाली बात जो है ना, रेफरेंस दायर ना करने वाली बात, उससे जरा शक उठता है। कायरा साहब शायद आप बुरा मना जाएं, फुल फ्लेज मार्शल लॉ था अयूब खान का 58 में, जिसकी काबीना में 20 बावर्दी जर्नैल थे और एक सिविलियन था। मैं उस सिविलियन का आपसे नाम पूछ सकता हूँ? जुल्फकार अली भुट्टो उसका नाम था, और जुल्फकार अली भुट्टो ने अयूब खान को उसके पूरे अरूज पे छोड़ा था। सुन ले ना, आप थोड़ा सा मौका सुन ले। गुजारिश ये है, उस बंदे का नाम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद था, और वो अयूब खान की कैबिनेट में नहीं, उससे पहले सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में थे, कंटिन्यू किए। लेकिन अयूब खान को उसके पूरे अरूज पे पूरे तमतराट के साथ हुकूमत में थे, उस वक्त करके छोड़ा और कहा कि मैं इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाऊंगा, और फिर आके उनके खिलाफ लड़ के आए। उन्होंने उनके वजह से नहीं आए, 8 साल के बाद घर छोड़ के आए थे। ठीक है, मुझे जरा एक मुख्तसर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो PDM के हवाले से भी हम बात करेंगे। अब ये जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, इसमें बेहतर ये होता कि गवर्नमेंट को अगर ज्यादा कोई उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई जानिबदारी अगर नजर आ रही थी, कोई सॉलिड चीजें थी,
तो गवर्नमेंट के लिए जो बेहतर रास्ता था वो ये था कि वो रेफरेंस दायर कर देते नाअहली का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इस तरह मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जो है ये खुद गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ये इदारों को दबाव में तो नहीं ला रहे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो PDM लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। 26 मार्च करीब आ रही है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है PDM ने, अपोजिशन ने, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और PMLN चाहती है कि इस्तीफ़े भी दे दिए जाएं। अब वो टाइम आ गया कि जब इस्तीफ़े देने थे, इकट्ठे किए गए थे जिस मकसद के लिए, अब वो वक्त आ गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी को यह टाइमिंग फ़िलहाल लगता है कि ये ठीक टाइम नहीं, हमें और ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फौरी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। आज इस हवाले से यानी कि जो मैं आपको मुख्तलिफ आरा हैं पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, JUI की, ज़रा वो सुनवा देता हूँ इस्तीफ़ों के हवाले से आज तक की राय क्या है, ज़रा सुन लें। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। हर तरफ से हमले होंगे, मार्चेस भी होंगे और अदम एतमाद भी होंगे। आप मैदान में होंगे नहीं तो जीतने तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये भी कल के इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कौन सी जमात कहाँ खड़ी है। राना तनवीर साहब, मरियम साहब कह रही है जो नहीं मान रहे इस्तीफों पे उन्हें हम मना लेंगे, राजी कर लेंगे। अब मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि इस्तीफों का वक्त आ गया है। मियां साहब को भी लगता है कि इस्तीफों का राइट टाइम है, लॉन्ग मार्च से पहले दे दिए जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें फिर भी अभी जाना चाहिए दीगर ऑप्शन पे, तहरीक अदम एतमाद पे अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए। तो क्या अब ये तय पा गया है कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे हर सूरत में देने ही देने हैं? अगर नहीं देती पीपल्स पार्टी तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा और आप इस्तीफे दे के चल पड़ेंगे? समर, ऐसी बात नहीं है जो छोड़ने वाली बात आप कर रहे हैं कि छोड़ दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ राह हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं अपने अपनी पार्टी में। हमारा ये ख्याल है कि अब लॉन्ग मार्च अलॉन्ग विद रेजिग्नेशन, ये कपल्ड विद रेजिग्नेशन, अगर ये हम करेंगे तो डेफिनेटली फिर ऐसा होगा कि ये जो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और सारा ये एक जैली गवर्नमेंट है या धांधली ज़्यादा गवर्नमेंट है, ये चली जाएगी और लोगों के लिए जो अजाब बनी हुई है। मकसद ये है कि बाकी रही मौलाना साहब की बात, मौलाना साहब कहते हैं अफादियत, मैं समझता हूँ कि किसी भी मूवमेंट का, पॉलिटिकल मूवमेंट का असर वो छोड़ती है। लेट्स प्रज्यूम के हम लॉन्ग मार्च करते हैं और उसका वो रिजल्ट उसी दिन नहीं निकलता जो हम टारगेट किए हुए हैं या जो हमारे ज़हन में है, तो वो एक डंट जरूर डालती है। देखिए, जब से हमने ये मूवमेंट चलाई है PDM ने, तो अब ये नहीं, वो गवर्नमेंट में उतनी सख्त नहीं, जान नहीं, डिफेंसिव है और अपनी इफादियत खो चुकी है। इस वक्त कोई उनका कोई हाल ही नहीं। इसी तरह पीपल्स पार्टी अगर कहती है दूसरे ऑप्शन है, तो हम उनको कन्विंस करेंगे कि इतना लंबा करने की बजाय हमें चाहिए कि हम एक लॉन्ग मार्च अलॉन्ग विद रेजिग्नेशन करें। लेकिन राना साहब, वो जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, वो जो आर्गूमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी पेश करते हैं PDM के इजलासों के अंदर, वो जो बात करते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्तीफे दे देते हैं, कुछ होता नहीं है, तो फिर सिस्टम से भी आप बाहर हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत मुजामत कर रहे हैं वो भी करने जो कि नहीं रहेंगे। व्हाट नेक्स्ट? वो व्हाट नेक्स्ट पे आप सवाल कर रहे हैं। PDM की आदत ने अभी तक मुतमईन नहीं कर सकी। बिलावल साहब की जो असेसमेंट है वो मैं समझता हूँ कि हमारी असेसमेंट से मुख्तलिफ है। हमारी असेसमेंट ये है कि अगर हम लॉन्ग मार्च के साथ रिजाइन करें टोटल PDM अपोजिशन, तो फिर 1% भी चांस नहीं है उसके फेल होने का। जो हमारा टारगेट है 100% वो तीर निशाने पे बैठेगा और खत्म हो जाएगी हर चीज। लेकिन अगर एक लॉन्ग मार्च सिर्फ होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो शायद हासिल नाम कर सके, उसमें भी चांस है कि ये गवर्नमेंट घर चली जाए। ठीक, लेकिन 100% उसमें श्योर नहीं है कि उससे इनको उसी वक्त रिजल्ट आए। वो एक अपना असर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं और नेचुरली एक असर होता है। लेकिन अगर रिजाइन करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर ना हुआ उसका फायदा, तो मैं समझता हूँ नहीं, हर सूरत उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव है और हमारी जो प्लान है उसके होगा। आपका पॉइंट आ गया राना साहब। कायरा साहब, ये जो मामला है इस्तीफों वाला, जाहिर है इस बात पे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं है कि इस्तीफे नहीं देने, वो ऑप्शन है। और वो जो आपका पहले दिन करारदाद थी उसके अंदर भी मौजूद था कि आप इस्तीफों का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है, जो आपकी इस्लामाबाद में APC हुई थी। लेकिन टाइमिंग पे सारा एतराज़ है कि टाइमिंग कब इस्तीफे देने हैं, कब नहीं देने।
नून लीग JUI कह रही है फौरी तौर पर दें, आपकी पार्टी चाह रही है कि मजीद अभी ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, इस्तीफों पे बाद में जाना चाहिए। अब नून लीग और JUI तैयार है कि कल पीपल्स पार्टी को हमने मना के उठना है कि इस्तीफे दें ही दें, तो आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि फिल वक्त इस्तीफों का अगर उस तरफ जाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? म्यूट कायरा साहब अपना हटाइएगा, आपका माइक बंद है। कायरा साहब माइक बंद है आपका, अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी देखिए, समर गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है। पीपल्स पार्टी ने वो 26 पॉइंट्स जो PDM की बुनियाद है उन पे साइन किया हुआ है, उसमें सारे ऑप्शन है, इस्तीफों का ऑप्शन भी है, और हम हर ऑप्शन के साथ खड़े हैं, एक एक लफ्ज के साथ खड़े हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मुस्लिम लीग का अपना एक्सपीरियंस है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना है, बाकी जमातों का अपना है, और तरीकाकार वहां पे फैसले करने का है कि इत्तेफाक राय से फैसले हों। बिल्कुल। पिछले दिनों जब सेनेट का इलेक्शन, ये बाय इलेक्शंस होने थे, तो उसपे कुछ जमातों का ख्याल था कि बाय इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया जाए और सेनेट से पहले असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं और हम सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक कर लेंगे। हमारा ख्याल इससे मुख्तलिफ था। हमने अपनी राय दी, इस पे बहस हुई, और अल्टीमेटली उस बहस को हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, सारी जमातों ने तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और हमने बाय इलेक्शंस में और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया ऑन प्रिंसिपल। बिल्कुल, ये कोई पीपल्स पार्टी का इसरार नहीं था कि आप नहीं लेंगे तो हम भी नहीं, हम तो लेंगे ही लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ? ये हुकूमत जितनी बुरी तरह एक्सपोज हुई है बाय इलेक्शंस में, सेनेट इलेक्शन में, टिकटें देने के मामले में, चेयरमैन सेनेट के मामले में जितना एक्सपोज हुई है, शायद तो हमारी अदरवाइज तहरीक से भी इनको बड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन ये बहुत बड़ा डेंट था। सो हमारे दोस्तों ने इस बात को एग्री किया, तो आज हुकूमत कहां खड़ी है? आज वो कटहरे में खड़ी है, आज वो इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ रही है, आज वो बाकी इदारों के साथ लड़ रही है। सो गवर्नमेंट इस वक्त बुखलाई हुई है, इनके पांव उखड़े हुए हैं। लेकिन कारी साहब, जो वायबल ऑप्शंस हैं, ये जो इस्तीफों का ऑप्शन है कि ये क्या होगा, कैसे नहीं, कैसे होगा, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी सारी जमातों को जो PDM की है, मुझे सबकी राय का बहुत एहतराम है, हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम मीडिया के जरिए गुफ्तगू करके दूसरों को पैगाम ना दें, बल्कि हम मीटिंग्स के अंदर बैठ के अपनी राय दें, और उस राय के ऊपर बहस होगी। जिसकी राय प्रिवेल कर जाए, वो राय जो है वो मीडिया के जरिए आवाम तक जानी चाहिए। वो जरदारी साहब ने भी लाड़काना के जलसे में, जरदारी साहब ने भी लाड़काना के जलसे में पब्लिकली अनाउंस किया था कि जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पे मेरे साथी आए। ये बात भी PDM की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर की जा सकती थी, जो बाहर आके उन्होंने की थी। अब मौलाना साहब ये पब्लिकली आके कह रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि सबको, मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरी जमात के ऊपर ये बात लागू नहीं होती जी। मैं तो कह रहा हूँ हम सबको ये करना चाहिए, लेकिन कई दफा ये होता है कि मुझे बातें कुछ जवाब में करनी पड़ जाती है। जिस तरह आप मुझ पर सवाल कर रहे हैं, तो उसके जवाब में मैं कुछ कहूं तो उसके वो आप राणा साहब से पूछे तो उसके जवाब में कुछ और। लेकिन कारा साहब, वायबल ऑप्शंस की अगर आप बात करें, जो PDM की बाकी जमातों को नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ अगर आप जाते हैं, स्पीकर के खिलाफ लाते हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी, अदम एतमाद की तहरीक में आप भी बेहतर जानते हैं कि वहां पे तहरीक लाने वाले ने नंबर पूरा करना होता है, गवर्नमेंट उसका बाइकआउट कर देगी, बंदे टूटने का डर ही नहीं रहेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हम जो कह रहे हैं, हम इसके ऊपर जो दलील रखते हैं वो यहाँ मीडिया में तो डिबेट नहीं करेंगे। हम तो उस प्रिंसिपल के तहत PDM की कल मीटिंग के अंदर डिबेट करेंगे, और हाँ उस बहस को मीडिया पे जाएंगे, या अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे, या हम उनकी राय से मुत्तफिक होंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन ये वहां फोरम में बहसें होंगी, यहाँ मीडिया पे बैठ के तो बहसें करनी हो तो फिर मुझे कल मीटिंग में जाके क्या कहना है। राणा साहब कुछ फरमा रहे हैं। जी राणा साहब जी, आप कुछ फरमा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं कोई नहीं, ठीक है, कह रहा साहब बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फैसले जो होने हैं वो PDM में होने हैं। ठीक है, जो वहाँ कंसेंसस होंगे वही माने जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी राह का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर होता रहता है जब सवाल होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है कि सबको पता है हमारा स्टांस क्या है, सबको पता मौलाना साहब होता है, लेकिन उसके नतीजे में फिर ये होता है कि मीडिया में एक ऐसी डिबेट आती है, डिवीजन हो गई, टूट गए, आपस में अलग हो गए, फिर बहुत सारे बदमाशी चल पड़ते हैं ना। उसका मैं कह रहा हूं, ये मेरी राय है। बाकी आप जब PDM के इजलास के बाद निकलते हैं सारे, तो फैसला करके निकलते हैं, ये फिर वो फैसला होता है। लेकिन पहले जो भी बातें होती है वो ना इम्पोज किया जाता है, ना हमारा मैसेज होता है कि हम हर सूरत ये करेंगे। बिल्कुल पहले बिलावल साहब ने कन्विंस किया, हमने हिस्सा लिया,
उसका रिजल्ट उससे गवर्नमेंट वीक हुई है। इसमें मैं 100% आपके साथ हूँ कि उस हमारे प्रोसेस में जाने से गवर्नमेंट एक डिफेंसिव वीक शटर हो गई है, जो कभी इलेक्शन कमीशन पे हमले करती है, कभी वो किसी चीज पे हमले करती है, कभी बुखलाए हुए हैं। बहरहाल अब राजा साहब कोरोना भी बढ़ गया, तीसरी लहर भी मुल्क के अंदर आ गई है, वो भी शायद आपको लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो रिकंसिडर करनी पड़े, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त डिस्कस कर लेंगे पीडीएम में। हम समझते हैं कि कोई ऐसा हम काम नहीं करेंगे जिससे कोई कौम को या मुल्क को या कोई दुश्वारी पेश आए, लेकिन एक जरूर है कि अगर पहले जलसे में भी ये इन्होंने बातें की थी की, वो जलसे हुए वो तो एक फैक्ट है राना साहब के कोरोना तो फैल रहा है इस वक्त, तीसरी लहर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जो है वो तेजी से फैल रही है पूरे मुल्क के अंदर। ये जो बात हो रही है हमारी नेशनल लीडरशिप की तरफ से, वो इस मामले को दोबारा से कोरोना के मामले को फिर से गैर संजीदा लिया जा रहा है। जिस तरह की मैसेजिंग होती है टॉप लीडरशिप की तरफ से, इस तरह की मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए। आपने करना जो है वो कर लें, लेकिन इस मामले को पोलिटिसाइज ना किया जाए। मेरे ख्याल से जिस तरह से बयानात आए मौलाना साहब के और मरियम साहबा के, मैं जरा वो चाहता हूँ सुना दिए जाए। पहले कोरोना से बड़ा खतरा है इमरान खान। कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। कोरोना भी इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, अब मुल्क में कोविड की थर्ड वेव जो है वो चल पड़ी है। बताऊं जी, ये भी जो बात है ना समर, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये भी इनके पार्ट पे, गवर्नमेंट के पार्ट पे नेग्लिजेंस है या मिस हैंडलिंग है। अब मुझे बताएं कि ये पहले क्रेडिट लेते रहे कि जब हमने जलसे शुरू किए तो उन्होंने, वो पूरी दुनिया में हो रहा है राना साहब। वो नहीं, मेरी बात पहले सुन लें, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें, लेकिन क्यों कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी हमें पता था ये सारा मार्च आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इससे कुछ चीजें खराब होंगी, लेकिन इन्होंने मार्च में जब लॉन्ग मार्च नजदीक आ रहा है, ये कॉमन आदमी जो सड़क पे है वो कहता है जी कोरोना तो है कोई नहीं, ये तो सिर्फ लॉन्ग मार्च का एक नहीं कोरोना तो है, अमवात भी हो रही है। मैं आपसे 7.7% पॉजिटिविटी इस्लामाबाद के अंदर आज, जो आपकी डेस्टिनेशन है लॉन्ग मार्च की। इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप एक किस्म का काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे करती है। जरा गवर्नमेंट से जवाब ले लेते हैं इस पे जरा। हुमायूं अख्तर खान साहब, वो कहते हैं ये तो लॉन्ग मार्च के लिए कर रहे हैं। हुमायूं साहब, ये जो लॉन्ग मार्च होना है, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च आ रहा है, मुल्क के कई अजला के अंदर, पंजाब के कई अजला के अंदर जो है लॉकडाउन लगे, इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 लग गई है 2 माह के लिए अगले। क्या कहेंगे इस पे? फोर्सफुली रोका जाएगा किसी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग इज्तिमात से अपोजिशन को, या फिर जाने दिया जाएगा कि कर लें भाई लॉन्ग मार्च भी? देखिए, हमें किसी सूरत में भी ये जो पेंडेमिक है, वबा है, इसको सियासत के मैदान में नहीं घसीट के ले आना चाहिए। अमेरिका का इलेक्शन हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथियों का अपना व्यू था, उनका बड़ा रिलैक्स सा एटीट्यूड था कोरोना के, और उनका आपने हशर देख लिया है अमेरिका में। आजकल मेरा ख्याल 5 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा। लेकिन सियासत के मैदान में फिर भी नहीं इसको घसीटा गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक पेंडेमिक जिसमें एक वंस इन अ सेंचुरी, मैं समझता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा हैंडल किया, लाइव्स एंड लाइवलीहुड का एक बैलेंस रखा, और इस वक्त हम जो वैक्सीन हैं वो बड़ी तेजी से पाकिस्तान में आके उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। इसको हमें सियासत के मैदान में नहीं घसीटना चाहिए। ये हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का इशू है, इसका सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं कि कोई कह रहा है कि हमें कोरोना भी नहीं रोक सकेगा, और कोई इसको गैर संजीदगी से ले रहा है कि वैक्सीनेशन और फलां और पीटीआई की वैक्सीनेशन क्या है। ये देखें, इसमें हजारों लाखों अमवात होती हैं, घरों में मातम होते हैं। ये जो हमारे लीडरान हैं, इनको इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। ऐसा ही है कायरा साहब, तो कल के पीडीएम के सरबराह इजलास के अंदर ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा, ज़ेर बहस आएगा कि इस वक्त चूंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो सर उठा रही है, तो लॉन्ग मार्च की तारीख थोड़ी आगे कर दी जाए। समर, मुझे ये तो नहीं पता कि ये डेट आगे करने वाला क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली ये मामला जरूर बहस में आएगा कि कोरोना की सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। अल्लाह ने करम किया, हुकूमती इक़दामात भी थे, बिल्कुल हमें उनको एग्री करना चाहिए।
बल्कि हमारे दानिश में वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स अगर ले लेते, पहले ले लेते तो शायद और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे मुल्क में वो पहली वेव कम थी। अब वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि फैलाव बहुत है और वैक्सीनेशन शुरू की गई है। लाहौर में एक्सपो सेंटर में वाकिन वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम है। ये कहना कि जी गवर्नमेंट काम नहीं कर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ठीक है, जो अच्छा करे उसको हम कहेंगे अच्छा है। इसी तरह जो एल्डर्स के लिए 60 साल से बड़े के लिए हो लग रही है मुझे, लेकिन ये बात भी बहरहाल तय है कि हमारे बाजार भी खुले हैं, ठीक है, हमारे स्कूल कॉलेजेस भी खुले हैं, हमारे बंद हो रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा वहाँ पे बंद हो रही है, और सियासत भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है कारी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा मुझे मुझसे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज जो शहबाज गिल के साथ वाकया रुनमा हुआ, लाहौर के अंदर अदालत के अंदर उन पर अंडे फेंके गए, स्याही फेंकी गई, ये मामला क्या सियासत हमारी को किस तरफ लेके जा रहा है? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात हो जाए शहबाज गिल की। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर स्याही फेंकी गई, उन पर अंडे फेंके गए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इससे पहले जो इस्लामाबाद में नून लीग की क़यादत के साथ हुआ था वो भी काबिल मज़म्मत था, ये अमल भी काबिल मज़म्मत है। राना साहब, ये हम आपकी सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जी, ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? पुरतशद्दद होती जा रही है सियासत हमारी। आज शहबाज गिल के साथ जो हुआ, इसकी आप मज़म्मत करेंगे? मैं आपको बताऊं कि PMLN तो हमेशा एक शराफत की सियासत की है और बड़ी वफादारी के साथ की है, लेकिन अभी कभी भी हम आपस में सारे सियासतदान मिलते जुलते सारे रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो इंट्रोड्यूस किया है ये PTI का एक खास सूरह इम्तियाज है। तो उन्होंने आगे तशद्दुद और जो बर्दाश्त की कमी जो है ना वो सोसाइटी में। आज जो शहबाज गिल के साथ हुआ ये ठीक था गलत था? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अभी टाइम कम है, शायद शकान के साथ किया, दूसरा किया, तो हम तो इसको कभी भी नहीं कहेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्कर्स का रिएक्शन हुआ, मुझे नहीं पता कौन लोग थे, इन्होंने खुद कराया है किस तरह। चले, और फिर बहुत शुक्रिया। उसने फिर जो प्रेस मीडिया टॉक मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो भी गलत थी, लेकिन ये ट्रेंड जो पाकिस्तानी सियासत में परवान चढ़ रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये गाली से शुरू होने वाला इख्तलाफ कल गोली की तरफ भी जा सकता है। सब सियासतदानों को मिलकर इसका हल तलाश करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।